हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप लोगों को सत सत नमः। कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म ही आपके अधिकार में है, फल की इच्छा न करें। कर्म आपके अधिकार में है, फल की इच्छा न करें। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको स्वमेव फल मिलेगा। क्या स्वमेव फल मिलेगा? कोई भी कार्य आप इसलिए ना करिए कि मुझे कुछ बनना है, इसलिए करिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये बनना जो लक्ष्य हो जाता है वो आपको टेंशन देने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो काम करिए मस्ती के साथ। क्या मस्ती के साथ काम करिए, कोई भी काम करिए मस्ती के साथ करिए, पूरा मन लगा के करिए, बस आपको हर समय अच्छा परिणाम मिले। इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंट के कुछ शब्दावली हैं उनको समझेंगे। पहली जो शब्दावली है उस शब्दावली का नाम है जैव संचयन। पहली शब्दावली है जिसका नाम है जैव संचयन। बायो एक्युमुलेशन, बायो एक्युमुलेशन। अब समझते हैं बायो एक्युमुलेशन क्या है। अब औद्योगिक युग ने प्रदूषण का युग शुरू किया है। अगर हम कहें कि औद्योगिक युग प्रदूषण युग है तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रदूषण औद्योगिकरण के बाद प्रदूषण का चारों तरफ बोलबाला है। जल हो वो भी प्रदूषित, हवा हो वो भी प्रदूषित। तो चारों तरफ जब प्रदूषण ही प्रदूषण है तो क्या शरीर प्रदूषित नहीं होगा? क्या शरीर प्रदूषित नहीं होगा? सामान्य सी बात है, शरीर का भी प्रदूषित होना। अब जैव संचयन इसी से संबंधित है। क्या? शरीर के प्रदूषण से। अब शरीर क्यों प्रदूषित हो रहा है? क्योंकि हम प्रदूषित चीजें खा रहे हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो हवा हो, जो भी हो, सब में कुछ ना कुछ प्रदूषण है और उसको हम खा रहे हैं। तो सामान्य सी बात है, शरीर में प्रदूषण जाएगा। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है छोटी चिड़िया। क्या? ये है छोटी चिड़िया। ठीक है, ये है छोटी चिड़िया। अब इसके बाद इस छोटी चिड़िया ने कोई चीज प्रदूषण वाला खाया। क्या? कोई चीज प्रदूषण वाला खाया। अब उसके बाद एक इससे बड़ी चिड़िया आई। ठीक है, बड़ी चिड़िया। इसके बाद इससे भी बड़ी चिड़िया। ठीक। अब आपने देखा कि यहां पर प्रदूषण क्या हुआ? ये है, ये है प्रदूषित, प्रदूषक, पोल्यूटेंट कह सकते हैं। प्रदूषण, प्रदूषक वस्तु, या केवल आप प्रदूषण ही कहिए, कोई भी चीज है जो प्रदूषित है। ठीक है। क्या ये प्रदूषित वस्तु है? अब इसको इसने खाया तो इसके शरीर में इसकी मात्रा क्या? 1 ग्राम है। ठीक। अब इससे जब इससे इसके शरीर में जाएगा तो इसकी मात्रा 2 ग्राम हो जाएगी, और इसके शरीर में जाएगा तो 3 ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी, क्या? इसके बाद जो सबसे बड़ी चिड़िया होगी उसमें अधिकतम क्या होगा? प्रदूषण की मात्रा होगी, क्योंकि इसको इसने खाया तो इसमें
प्रदूषण गया, इसमें ज़्यादा प्रदूषण हो गया, इसमें खाया तो इसमें प्रदूषण हो गया, और लास्ट का जो है वो हर समय छोटी छोटी किसको खाते रहेगा, छोटी छोटी चिड़ियाओं को खाते रहेगा, तो उसमें प्रदूषण का स्तर अधिक होगा। इसका उदाहरण आप अच्छा उदाहरण लें तो मछली का ले सकते हैं। छोटी मछलियों में कम प्रदूषण, और जैसे जैसे बड़ी मछलियाँ के पास पहुँचेंगी उनमें अधिक प्रदूषण होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायो एक्युमुलेशन। क्या? सो बायो प्रदूषण का मतलब किसी भी जीव में प्रदूषण का क्या प्रवेश करना, और उस प्रजाति में आप अगर उच्च अवस्था तक जाएंगे तो उसमें प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। क्या? प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन वो रहेगा एक ही प्रजाति का। क्या रहेगा? एक ही प्रजाति का। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, बायो एक्युमुलेशन। ठीक, अब दूसरा जो है उसको कहते हैं जैव संवर्धन। क्या? जैव संवर्धन, इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये भी क्या प्रदूषण से ही संबंधित है। क्या? प्रदूषण से ही संबंधित है। इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। क्या? बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तीनों नाम इसका आप लोग याद रखिए, जिससे एग्जाम में आए तो आपको समझ जाना हो। अब जैव संवर्धन क्या है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, जैव संचयन में किसी भी प्रजाति के प्रारंभिक स्तर पर प्रदूषण प्रवेश करता है, और उस उच्च प्रजाति तक जाते जाते प्रदूषण का स्तर क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, एक जीव की बात की हमने। क्या? जैव संचयन में हमने क्या की, एक जीव की बात की। अब बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, इसमें खाद्य श्रृंखला, क्या इसमें खाद्य श्रृंखला ही प्रदूषित होती है। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला ही प्रदूषित होती है। ठीक है, अब इसको समझें। क्या? इसको एग्जांपल से समझें। ये है आपका, ये है आपका खेत। क्या? ये है आपका खेत, और यहां पर आपने अच्छा खासा भुट्टा लगाया है। भुट्टा मानिए या धान मानिए या गेहूं मानिए, कोई भी फसल मानिए जिसमें आप अधिक से अधिक क्या इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड। क्या? अधिक से अधिक आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अब एक बकरी आई। क्या? अब एक बकरी आई। ठीक है, और गाय, कोई शाकाहारी जीव आया। अब इस शाकाहारी जीव ने क्या आपके खेत को खाया। क्या? पहले इसमें आपने क्या किया, पेस्टिसाइड डाला। अब पेस्टिसाइड जब आपने फसल में डाला तो कुछ फसल क्या हुई, जो खरपतवार थे वो समाप्त हो गए, खरपतवार समाप्त हो गए, लेकिन कुछ कुछ पेस्टिसाइड का इस फसल में क्या हो गया, और कह सकते हैं अवशोषण हो गया। ठीक है, क्या? कुछ पेस्टिसाइड का इस फसल में अवशोषण हो गया। अब इसको कोई भी जानवर खाएगा तो इसमें जो पेस्टिसाइड की मात्रा है, जो प्रदूषक है, वो उस जानवर में जाएगा। क्या? वो उस जानवर में जाएगा। अब इसको अगर बकरी और गाय ने खाया। क्या? बकरी और गाय ने खाया। ठीक है, अब बकरी में प्रदूषक पहुंचा। अब बकरी को भेड़िया ने खाया। अब भेड़िया में प्रदूषक पहुंचा, और भेड़िया को बाघ ने खाया तो बाघ में प्रदूषक पहुंचा, और बाघ को क्या, मनुष्य तो सबको खाता है, तो बाघ मनुष्य में प्रदूषक पहुंचा। तो आप देखेंगे ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से ताप स्तर के उपभोक्ता तक एक क्या पाया जाता है, पोषण स्तर पाया जाता है। पोषण स्तर मतलब कि पोषण के लिए या जीवन पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं, सभी जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और
के पोषण को देखें तो एक श्रृंखला के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो ये पूरी जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी बनी आपकी, ये जो कड़ी बनी, ये पूरी कड़ी क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। क्या, पूरी कड़ी प्रदूषित हो गई। यहाँ से प्रदूषण यहाँ तक पहुंचा। अब ये खाद्य श्रृंखला में पहुंच गया, अब पूरे खाद्य जाल में पहुंच जाएगा। क्या, पूरे खाद्य जाल में पहुंच जाएगा। और जो टॉप स्तर का क्या होगा, कंज्यूमर होगा, उसमें जैव संचयन के द्वारा अधिकतम क्या, और कह सकते हैं प्रदूषक उसमें अवशोषित होता जाएगा, यानी सांद्रित होता जाएगा। इसीलिए क्या, मनुष्य क्या टॉप कंज्यूमर है। तो टॉप कंज्यूमर मनुष्य है। आज देखें तो मनुष्य में बहुत सारे रोग आ रहे हैं। क्या, बहुत सारे रोग आ रहे हैं। किस कारण, इसी कारण, क्योंकि पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। हमने पर्यावरण में इतना प्रदूषण कर दिया है कि चारों तरफ प्रदूषण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या, दिखता नहीं है। अब 10 लाख, आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख बच्चे केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, ऑक्सीजन ही नहीं रहता, मर जाते हैं। तो इतना हम लोगों ने प्रदूषण किया है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रदूषण कम से कम या नगण्य रहे, तो वो लाइफ जो आपकी है सबसे अच्छी होगी। अगर आप प्रदूषण नहीं करते तो वो लाइफ आपकी सबसे अच्छी होगी नेचर के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब अगला जो टर्म है जो हम लोग को जानना है, उसको कहते हैं कि स्टोन प्रजाति। क्या, कि स्टोन प्रजाति, की स्टोन स्पीसीज। अब की स्टोन प्रजाति, अब की स्टोन प्रजाति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। नेचर ने पर्यावरण में, या नेचर में या पर्यावरण में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि सभी जीव महत्वपूर्ण हैं। क्या, सभी जीव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जीवों को उसने अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। क्या, उसने कुछ जीवों को क्या अधिक महत्वपूर्ण बनाया है, ये नेचर ने खुद किया है। क्या, नेचर ने खुद किया है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई मेल है और फीमेल है, अब फीमेल कहे कि मैं बच्चों को जन्म नहीं दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, कहे मुझे भी समानता चाहिए, क्या पुरुषों के साथ समानता चाहिए, तो पुरुषों के साथ समानता के साथ ये आप नहीं कह सकते कि आप बच्चे को जन्म नहीं देंगे। वो नेचर ने आपको आपके लिए ही बनाया है, वो आपका ही कार्य है, वो आपका ही कार्य है, वो आपका सौभाग्य है। क्या, आपका सौभाग्य कि गॉड ने क्या किया, आपको एक ऐसे कार्य के लिए चुना जिससे एक नए जीवन का निर्माण होता है, और नया जीवन देना गॉड का ही कार्य है। तो आप तो गॉड के समतुल्य हो जाते हैं। तो नेचर ने क्या किया है, सबको अपना अपना स्थान दिया है, लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं जीव हैं जिनको क्या ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति दी है। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति दी है। अगर उनको निकाल दिया जाए, क्या उनको अगर हटा दिया जाए, तो पर्यावरण में क्या आ जाएगा, एक असंतुलन आ जाएगा। क्या, असंतुलन आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, सरल एग्जाम्पल आप ली, पुरुष और महिला में, अगर महिला को हटा दें तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। पूरी सृष्टि का मतलब यहाँ मनुष्य ही केवल है, मनुष्य समाप्त होने के, मनुष्य को जन्म देने वाली ही समाप्त हो जाएगी, जन्म ही नहीं देगी। तो मनुष्य के संदर्भ में देखें तो महिला क्या है, कीस्टोन प्रजाति है। लेकिन हमें पूरे पर्यावरण के संदर्भ में देखना है, तो हमें एक कोई ऐसी प्रजाति देखना है जो जिसको अगर हटा दें तो अन्य प्रजातियां क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। उदाहरण से समझते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वन है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका वन है, उसमें बहुत सारे क्या है, पेड़ हैं, और इसको
अब इसको चरने वाले जो जानवर हैं उनमें मेमना, गाय प्लस अन्य सभी शाकाहारी जीव। ठीक है, अब इस क्या करते हैं, इसको चरते हैं। अब अगर अन्य जीव कोई ना हो सपोज, तो वो क्या करेंगे, कितना भी बड़ा जंगल हो इसको चरेंगे और चरते चरते इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या समाप्त कर देंगे। और समाप्त जब कर देंगे उसके बाद रहेंगे इसी पर ना, तो उनके जो खुर हैं, खुर से वो क्या करेंगे, पैर जो होता है जानवर का, तो उसको बोलते हैं खुर, क्योंकि वहाँ पर बहुत मजबूत नाखून होता है। और नाखून ही मानिए, बहुत मजबूत नाखून होता है जिससे वो आसानी से चल सके, उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। तो ये अपने खुर से इसको क्या करेंगे, आप कह सकते हैं गोड़ना। गोड़ना का मतलब होता है जब खेत है तो उसको माटी जब डालते हैं तो उसको कहते हैं गोड़ना। तो इससे क्या, खुर से क्या करेंगे, मिट्टी को काटेंगे और क्या होगा, उसमें नमी भी खत्म हो जाएगी और अंततः ये जो वन था वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। क्या, बंजर हो जाएगा। ठीक है, अब एक जानवर यहाँ पर क्या, एक जानवर हमें यहाँ पर एंट्री कराना है। क्या एंट्री करा दें, शेर का। क्या, शेर का। अब शेर क्या करेगा, शेर का भोजन है ये, तो इनको खाएगा और इनकी जो संख्या है उसको क्या रखेगा, नियंत्रित रखेगा। तो इसी क्या, शेर को हम क्या कहेंगे कि स्टोन प्रजाति। क्या, कि स्टोन प्रजाति। महाभारत में कहा गया है कि अगर जंगल से शेर को समाप्त कर दिया जाए तो जंगल मरुस्थल हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि शेर का महत्व इसलिए है। अब शेर तो जानवरों को खाता है, मनुष्य को पाएगा तो मनुष्य को भी खाएगा। क्यों विश्व भर की सरकारें क्यों शेर को बचाना चाहती हैं? भारत में क्यों बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो शेर को बचाने के लिए स्पेशली हैं? क्या, स्पेशली शेर को बचाने के लिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि शेर को बचाओगे तो जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो ऑक्सीजन बचेगा और ऑक्सीजन बचेगा तभी सभी जीव रहेंगे। तो इसलिए इनका महत्व है। अन्य को अगर कीस्टोन प्रजाति में देखें तो जैसे गिद्ध। क्या, गिद्ध। भारत में गिद्ध क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो भारत में गिद्ध समाप्त हो रहे हैं तो आप देखिए कितने प्रकार के मर्ज सामने आ रहे हैं। गिद्ध क्या होते थे, ये जो भी पर्यावरण में जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करते थे, साफ करते थे। ये कह सकते हैं नेचर ने इनको क्या बताया, क्या बनाया है, सफाई करने वाला व्यक्ति बनाया है। ये नेचर की सफाई करते थे, जो भी खराब पदार्थ होता था। आज क्या, इनको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब ये समाप्त कर दिया, जो सफाई करने वाला पदार्थ है वो नेचर में ही रहेगा और उससे बहुत सारे रोग निकलेंगे। अभी तो कोरोना है, अगर हम लोग अपने आप को संभालेंगे नहीं, अपने जीवन शैली को सही नहीं करेंगे तो कोरोना से भी घातक और भयानक रोग होंगे। जो हो सकता है कोरोना तो अभी 1 मीटर ही जा पा रहा है, हो सकता है वो हवा में उड़ने लगे तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए हमें अपनी लाइफ को पर्यावरण के अनुसार करना है। गिद्ध हो गया, और क्या ले सकते हैं, और हम हाथी ले सकते हैं। क्या, हाथी, ये भी कीस्टोन प्रजाति है। और क्या ले सकते हैं, और हम अंजीर का पेड़ ले सकते हैं, ये भी कीस्टोन प्रजाति है। ठीक है, कुछ मछलियाँ होती हैं वो भी कीस्टोन प्रजाति हैं। तो कीस्टोन प्रजाति का मतलब कोई ऐसा प्रजाति या कोई ऐसे जंतु जो जिनका पर्यावरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर उनको हटा दिया जाए तो पर्यावरण में क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये है कीस्टोन प्रजाति। अब अगला जो है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। क्या, इकोलॉजिकल नीश या पर्यावरण निकेत। पर्यावरण निकेत, इकोलॉजिकल नीश।
इकोलॉजिकल नीश, या इसे नीशे भी बोलते हैं, नीश भी बोलते हैं। अब इकोलॉजिकल नीश क्या है, इसको हम समझते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि पर्यावरण में नेचर ने सबको क्या समान रूप से कुछ ना कुछ कार्य दिया है, क्या कुछ ना कुछ कार्य दिया है। किसी का कुछ कार्य है, अभी हम लोगों ने गिद्ध का देखा सफाई का कार्य, किसी का कुछ कार्य है, किसी का कुछ कार्य है, किसी का कुछ कार्य है, सभी का कुछ ना कुछ कार्य है, ठीक है। या कह सकते हैं सभी का कुछ ना कुछ भूमिका है, क्या कुछ ना कुछ भूमिका है। अब इसको आप याद रखें, फिर हम एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, क्या एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अब यहां पर मैंने एक पेड़ लिया, क्या एक पेड़ लिया, ठीक है। और यहां पर क्या कुछ चिड़िया है, ठीक है। ठीक, अब ये जो चिड़िया हैं ये विभिन्न प्रकार की है, क्या विभिन्न प्रकार की, एक ही प्रकार की चिड़िया नहीं है, क्या इनमें अनेक प्रकार की चिड़िया हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की चिड़िया हैं। अब ये एक चिड़िया का एग्जाम्पल लीजिए। अब एक चिड़िया ऐसी है जो यहाँ पर आती है, केवल क्या खाती है, पत्ती खाती है, क्या पत्ती खाती है और पत्तों से घोंसला बनाती है, पत्ती खाती है और पत्ती से घोंसला, ठीक है, पत्ती से घोंसला, ठीक है। पत्ती से घोंसला और खाना, ये काम इसका है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरी जो चिड़िया है वो केवल फल खाती है और चली जाती है, ठीक है। तीसरी जो चिड़िया है वो इसमें आती है और तने से रस खाती है, क्या रस खाती है, ठीक है। और इसी तरह आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हर चिड़िया का क्या काम है, अलग अलग काम है या अलग अलग भूमिका है, क्या अलग अलग काम है और अलग अलग भूमिका है। अब ये जो अलग अलग कार्य और अलग अलग भूमिका है, क्या अलग अलग जो कार्य और अलग अलग जो भूमिका है, इसी को बोलते हैं क्या इकोलॉजिकल नीश, क्या इकोलॉजिकल नीश, यानी पर्यावरण में सभी का कुछ भूमिकाएं हैं, कुछ कार्य निर्धारित हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीश। अब अगर कोई भी व्यक्ति अपने नीश से, क्या कोई भी व्यक्ति कोई भी जंतु अपने नीश से क्या करे, दूसरे नीश में जाए या एक ही नीश पर क्या हो जाए, सभी डिपेंड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। जैसे अब ये जो चिड़िया हैं इन्हीं का हम क्या लें, एग्जाम्पल लें। अब ये जो सभी चिड़िया हैं तो अनेक प्रकार की, लेकिन वो क्या करें, सभी क्या करें, सभी फल ही खाएं। अब सभी अगर फल खाने लगेंगी तो इसमें फल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फल समाप्त हो जाएगा, क्या फल समाप्त हो जाएगा। और आपस में क्या, अन्य जितनी भी चिड़िया हैं वो आपस में क्या करेंगी, प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रतिस्पर्धा में हो सकता है एक चिड़िया दूसरे को मार दे, एक दूसरे को मार दे, यानी कि पर्यावरण में क्या, खाद्य श्रृंखला के जो कड़ी हैं वो भी कम होने लगेंगे। यानी कि अपने नीश में परिवर्तन नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। और नीश में परिवर्तन होता है जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है। अगर पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो गया तो ढालने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए नीश में भी परिवर्तन जंतु करते हैं। लेकिन सामान्यतः जो नेचर ने कार्य दिया है या भूमिका दी है, उसी भूमिका को
क्या निर्वहन करना चाहिए। तो वो होता है क्या, आपका नीश होता है। क्या नीश होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीश। आशा है आप लोग समझे होंगे क्या इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल नीश आपका भी नीश हो सकता है, क्या आपका भी नीश हो सकता है कि आपके लिए नेचर ने ये कार्य निर्धारित किए हैं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, स्कूल क्या आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपका नीश है। क्या स्कूल में आपका नीश है, क्लास 10 तक है, कोई लड़का दूसरा कुछ पढ़ता है, कोई लड़का दूसरा कुछ पढ़ता है, कोई लड़का दूसरा कुछ पढ़ता है, सभी लड़के अलग अलग पढ़ते हैं, सभी अलग अलग पढ़ते हैं, मतलब क्या उनका अलग नीश है, उनका अलग नीश है, उनका अलग नीश है, तो कंपटीशन कम है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 ही कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरे में 10 हैं तो 10 ही कंपटीशन कर रहे हैं, तीसरे में 30 हैं तो 30 कंपटीशन कर रहे हैं। अब सभी इकट्ठा हो जाए, अब सभी इकट्ठा हो जाएंगे तो सभी कंपटीशन करेंगे तो नीश एक ही हो जाएगा, और जब नीश एक हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा अधिक होगा। अगर नेचर में ऐसा लागू किया जाता है तो नेचर को क्या होता है, नुकसान होता है। और कभी कभी जब ये नीश पर्यावरण परिवर्तित होता है तो नीश भी धीरे धीरे जंतु अपना परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, मनुष्य ने अपने नीश का सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया है, मनुष्य ने अपने नीश का सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया है। मनुष्य की भूमिका शुरू में क्या थी, कैसे थे, क्या उनका क्षेत्र था, धीरे धीरे वो अपना नीश परिवर्तन करते वर्तमान समय तक पहुँचे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी दक्षता। क्या पारिस्थितिकी दक्षता, पारिस्थितिकी दक्षता, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, अब पारिस्थितिकी दक्षता क्या है। पारिस्थितिकी दक्षता में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसे ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता बोलते हैं। अभी पोषण स्तर क्या प्राथमिक उत्पादक का हो गया, क्या प्राथमिक उत्पादक का। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे तो क्या आपको मिलेगा, उपभोक्ता मिलेगा, क्या मिलेगा, उपभोक्ता मिलेगा। इसी तरह दूसरा उपभोक्ता मिलेगा, इसी तरह तीसरा उपभोक्ता मिलेगा। अब ये यही पोषण स्तर है। अब इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितना कुशल रूप से हो रहा है, क्या ऊर्जा का स्थानांतरण कितना कुशल रूप से हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता। ठीक, इतना ही इसमें समझना है। अब अगला जो टॉपिक है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता। क्या पारिस्थितिकी उत्पादकता। ठीक है, पारिस्थितिकी उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब पारिस्थितिकी उत्पादकता को समझते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता को दो रूप में हम देख सकते हैं। एक को बोलते हैं सकल, क्या एक को बोलते हैं सकल, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सकल प्राथमिक, सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक, ठीक है, उत्पादकता। यह है पहला हम लोग समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसको समझिए। जितने भी जीव हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं
वही क्या उनमें क्या क्षमता है, उन्हीं में क्षमता है कि सौर ऊर्जा को क्या कन्वर्ट करें, जैव रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करें। जैव रासायनिक ऊर्जा का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ठीक है, जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करें। तो पेड़ पौधे जितनी सौर ऊर्जा को जितनी सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या, जितने पेड़ पौधे जितनी सौर ऊर्जा का जैव रासायनिक ऊर्जा में या कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कोई भी तत्व हो गया, में परिवर्तित करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसको जीपीपी बोलते हैं। क्या, शॉर्ट फॉर्म में जीपीपी, ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। क्या, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको बोलते हैं, यानी एनपीपी आप लिख सकते हैं। ये क्या है, हरे पौधों ने क्या किया, सौर ऊर्जा का जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया, तो सकल प्राथमिक उत्पाद हो गया। अब जो जैव रासायनिक ऊर्जा पौधों ने बनाया है उसमें कुछ भाग क्या करेंगे, अपने शरीर के निर्माण के लिए प्रयोग करेंगे। क्या, कुछ भाग अपने शरीर के निर्माण के लिए प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो बचता है, क्या, उसके बाद जो बचता है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब यहाँ क्या कह सकते हैं, जीपीपी माइनस पौधों द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा बराबर एनपीपी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को जानना था किसके बारे में, पारिस्थितिकी उत्पादकता के बारे में। ठीक है, अब पारिस्थितिकी उत्पादकता का जो किस जगह उत्पादकता अधिक होती है, किस जगह कम होती है, इसको हम लोग जब भौमिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जो वन पढ़ेंगे और सागर का इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।